सत्यमेव जयते। तो बच्चों, आप लोग सभी का अब सिर्फ फिजिकल का एग्ज़ाम बाकी होगा। आशा है कि बाकी सब एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। सारे बच्चे बोल रहे थे, सारे यानी कुछ बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए, कि सैम्पल पेपर एक बार लास्ट में डिस्कशन जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि सैम्पल पेपर के साथ साथ आप लोग का जो सिलेबस है उसको भी लेते हुए और सैम्पल पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस और उनका आंसर किस तरह से लिखना चाहिए वो, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है और मैं आराम से इसमें बोलूँगा क्योंकि ये लास्ट टाइम का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं बीच में टिप्स याद करने का देते जाऊँगा कि किस तरह से आप लास्ट टाइम में याद कर सकते हैं, किस टाइप से आप इसको टच कर सकते हैं। तो ये सैम्पल पेपर जो है या कोई भी जो आपका क्वेश्चंस आएगा उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य जो बात है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हो सकता है लाइट पड़ रहा हो आपको दिखाई नहीं दे, इसलिए फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ वीडियो इस तरह का बनाओ कि आप अगर रात में भी 2-3 दिन जो बाकी है उसमें अगर आप रात में सोते समय भी सुनते रहें तो आपको एक अच्छा रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। देयर आर 3 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर, नेमली A, B एंड C। अब देखिए गलती क्या होती है, हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन फिजिकल, एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने क्लियर किया था। गलती यहाँ ये होती है कि कोई क्वेश्चंस क्या होता है ना, जैसे कि A सेक्शन का कोई क्वेश्चन जिसको आप बहुत अच्छा जानते हैं उसको आपने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, तब वो 2 मार्क्स का है, वहाँ चाह कर भी कोई आपको 3 तो देगा नहीं, तो वो गलती हो जाती है। तो सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ 9 क्वेश्चंस। अब इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा वहाँ भी, लेकिन फिर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि ये CBSE के साइट का है जो मैं सैम्पल पेपर लेके बैठा हूँ। 9 क्वेश्चंस अमॉन्ग्स्ट विच 7 क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड। अब देखिए पहला सेक्शन जो है उसमें 9 है, उसमें से 7, तो आप सबसे पहले जब 15 मिनट आपको मिलेगा 10-15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो उस समय ही मन में या तो डिसाइड कर लीजिए या छोटा सा पॉइंट टच कर सकते क्वेश्चन में कि आप कौन सा 7 आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसको आप ज़्यादा बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। अगर आप 9 का 9 जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उसमें से 7 कौन से क्वेश्चन जिनका आंसर पॉइंट में होगा, क्योंकि जिसका आंसर पॉइंट में होगा, जिसके आंसर में आप ग्राफ बना सकते हैं, जिसके आंसर में आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, वो आंसर में नंबर बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि 18-20 साल से हम लोग भी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो अधिकतर हम लोग भी जब कॉपी चेक करते हैं जिसमें पॉइंट क्लियर रहता है, जिसमें डायग्राम रहता है, उसमें नंबर देने में बड़ी आसानी होती है। तो वो देखिएगा कि 9 में से 7 कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें कि हम इजीली नंबर गेन कर सकते हैं, ये जो पॉइंट्स में जिसका आंसर है। डिस्क्रिप्टिव आंसर में क्या होता है, 2 में 1.5 आ सकता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट के अनुसार लगा कि ये डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा और 2 सेंटेंस होना चाहिए था, या 1-2 सेंटेंस ये ज़बरदस्ती लिखा हुआ लग रहा है, तो वहाँ पर कटने का चांस ज़्यादा होता है। अब जहाँ जो आंसर में आप मान लीजिए किफोसिस पूछा, आपने बना दिया डायग्राम, लोडोसी पूछा, आपने ठीक से डायग्राम बना दिया। आपने आपको अगर पूछा कोई आसन का अगर सिंबॉलिक एक डायग्राम बना पाए, सिंबॉलिक डायग्राम बनाने सीख लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको परफेक्शन पूरा ह्यूमन बॉडी बनाना है। आप अगर सीधा पैर दिखा दिए पतला लाइन से भी, और चेहरा ऊपर की ओर रहेगा, चेहरा नीचे की ओर रहेगा, दिखा दिए, वही काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद यहाँ दिखाई दे या नहीं दे, मैं चित्र में दिखा दूँगा कि अगर आप सिंपल सा भी बना पाते हैं, सिंपल सा भी ऐसे सीधा लाइन और ऐसे झुका दिए और एक चेहरा सा बना दिए कि वो ऊपर से झुका नीचे, यानी पादहस्तासन कर रहा है, सामने से लाइन करके ऐसे घुमा दिए कि वो पश्चिमोत्तानासन कर रहा है। तो इस तरह का, या सीधा 2 पैर का लाइन, फिर एक बॉडी का लाइन और एक 2 हाथ ऊपर जोड़ा हुआ बना दिए कि वो ऊपर की ओर हाथ ऊपर उठा हुआ है और वो जो है तड़ासन कर रहा है। तो इस तरह से आप सिंबॉलिक भी बना दीजिएगा, तो अगले जो भी चेक करता है उसको एक नज़र में आ जाता है कि इसको ये आसन के बारे में मालूम है कि आसन का पोजीशन क्या है। 15 आसन है अगर आप टोटल देखिएगा जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि किसी बीमारी में आसन उससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करें। तो सबसे पहले सेक्शन A जैसे हुआ, तो उसमें 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 7 आपको अटैम्प्ट करना। मैंने बताया किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें 30 to 50 वर्ड्स, अब आपको गिनना नहीं है, 30 to 50 काफ़ी रेंज काफ़ी बड़ा है, यानी 3 to 5 सेंटेंस काफ़ी है। पॉइंट में आंसर है, यानी 3-4 पॉइंट अगर डाल दिया आपने, आपको नंबर मिल जाएगा।
तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखिएगा तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उल्टे कभी कभी वो माइनस मार्किंग हो जाता है कि 30 to 50 के बदले 80-90 वर्ड हो गया, तो चेक करने वाले के सिर पे भी बर्डन आता है कि ये देखो 2 मार्क्स का इतना ज़्यादा लिख रहा है, अब इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये आप देखिएगा कि और जब सीबीएसई ने कहा 30 to 50 तो आपको नेचुरली माइनस भी दिया जा सकता है उसके चलते, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस, जिसमें से 3 करना है। अभी देखिए ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं कि सब आता है और आप लगातार करने शुरू करिए, तो फिर क्या होगा कि वो सीक्वेंस में चेक हो जाएगा। अगर आपने 9 का 9 कर दिया तो 7 सीक्वेंस से चेक हो जाएगा, फिर आपका जो 2 अच्छा भी अगर नीचे है तो वो फिर उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जब चेक करना शुरू करते लोग तो उसी हिसाब से चेक करते हैं। ये सेक्शन बी में भी 5 है, इसमें से 3 करना। अब देखिए 5 में 3, आपको 2 छांटने का बहुत अच्छा मौका है। आपको लग रहा है कि इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, उसको टच मत कीजिए। मैं कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस में जिसमें आपको पॉइंट्स याद हैं, जिसमें आप डायग्राम डाल सकते हैं, जिसमें आप कोई डिफिनीसन डाल सकते हैं जो कि आपको ठीक से याद हो, तो उसको टच करना आपको। ये 80 to 100 वर्ड्स में है। अब यहाँ 10-12 सेंटेंस चलेगा, क्योंकि 8 वर्ड से 10 वर्ड्स के करीब में एक सेंटेंस करीब फॉर्म होता है। तो आपको वो देखना है कि इन क्वेश्चंस का आंसर में हमको कैसे करना है। अब देखिए सेक्शन सी जो है वो 4 क्वेश्चन, जिसमें से का आपको 3 करना है। अब ये चारों क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव है, इसमें से 3 करना है। ये 4 मार्क्स के हैं ये सारे क्वेश्चंस, और ये 100 से 150 वर्ड, यानी ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब 4 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन, अब तो 5 नहीं पूछ रहा है, जब 4 या 5 पूछता है तो आपको क्वेश्चंस को हल्का इंट्रो डालना है, मेन जो आपका थीम वो डालना, और लास्ट में कंक्लूजन डालना है किसी भी तरह का। जैसे मैं सैंपल वाले से एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से इसको करना है। सीबीएसई ने सैंपल का आंसर भी डाला हुआ है, वो भी मेरे पास है, लेकिन आप भी एक बार देख लीजिएगा उसको। उससे क्या होता है कि आइडिया मिलता है कि कॉपी चेक करने वाले का मार्किंग स्कीम किस तरह रहता है, किस तरह के आंसर में उनको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ज़्यादा पॉइंट्स दिया हुआ है, आप उसमें से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते और देखते हैं। जैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर में पहला है, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब देखिए ये एनी 2 बेनिफिट ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासन है, सैंपल है, यानी इस तरह के हमारे 15 आसन का 3 चीज, प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये तीनों चीज अगर आपको 15 आसन का है तो आप निश्चिंत रहिए कि उस चैप्टर से आपको नंबर मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया कि मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी देते जाऊंगा, मेरे और बाकी जो वीडियोस हैं बाकी चैप्टर्स के, उसमें मैंने हिंट पहले से दिया हुआ, लेकिन यहाँ फिर से मैं बोनस में दे रहा हूँ। अब देखिए आपको 5 डिजीजेज जो लाइफ स्टाइल डिजीज पहले पढ़ने थे, उसमें से बैक पेन हटा दिया गया है, 4 पढ़ने। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होता है बच्चों को कि किस वाले बीमारी में कौन सा आसन, डायबिटीज़ में कौन सा आसन था। तो हर का कम से कम 4 या 5 आसन आपको याद होना चाहिए। तो 4 मिनिमम, क्योंकि 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, तो 4 भी आपका सब याद रहा तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो पहले पश्चिमोत्तानासन या पादहस्तासन था, जिसको हटा दिया गया बाद में, और हस्तासन आ गया है। ये मैं ओबेसिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मज़ेदार भी होगा, आपको याद भी हो जाएगा। जैसे पहला है ओबेसिटी। ओबेसिटी में हस्तासन को हेल्थ कह दीजिए कि हेल्थ जिसका ज़्यादा बढ़ेगा उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, वीएटी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जिसका वैल्यू ज़्यादा हो तो उसके ऊपर से एडेड टैक्स लगता है, जो वैट कॉमर्स वाले ज़्यादा अच्छा समझेंगे। लेकिन वीएटी वैट, ये वैट कॉमन चीज़ है, वीएटी वैट लगता है टैक्स का, वैल्यू एडेड टैक्स। तो एच वैट, एच यानी हस्तासन, वी यानी वज्रासन, ए यानी अर्ध मत्स्येंद्रासन और टी यानी त्रिकोणासन। ये आपका एच वेट करके याद हो जाएगा, हेल्थ वेट करके आपका याद हो गया ओबेसिटी। जिसका बढ़ेगा हेल्थ उस पर लगेगा वैट, वीएटी वैट, जिस पे बढ़ेगा हेल्थ लगेगा वैट। इस तरह करके आप उसको याद कर लीजिएगा। इसका सेकंड आपका सिलेबस मेरे पास है। ओबेसिटी के बाद नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अधिकतर, ओबेसिटी तो सभी जान रहे हैं, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी इज ओबेसिटी। डायबिटीज़, इम्बैलेंस ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन। जब बॉडी में इंसुलिन गड़बड़ाता है लेवल, तो वो इंसुलिन ही कंट्रोल करता है आपके ग्लूकोज को।
तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो गड़बड़ाने लगता है, यानी कि चीनी नहीं भी खाएगा तो बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा, चीनी की मात्रा बढ़ी रहेगी। तो इसके लिए जो है बेसिकली देखा गया है, जो रिसर्च किया है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने से इंसुलिन का लेवल गड़बड़ाता है। और स्ट्रेस क्यों बढ़ता है, तो इंटरेस्टिंग वे में मैं हंसी के लिए बता रहा हूँ कि स्ट्रेस बढ़ता है अधिकतर बड़े लोगों को, और बड़े लोगों का स्ट्रेस किसके कारण होता है, बेटा या बेटी कारण। तो बेटा या बेटी, तो इसको याद करने के लिए है कि बी यानी कि बेटा या बेटी सिम्बोलाइज के लिए बी, और पी ए पी पाप, यानी कि बेटा या बेटी अगर किसी भी तरह करते हैं पाप तो स्ट्रेस होता है मम्मी पापा को, यानी जिसके बेटे बेटी करते हैं पाप, डायबिटीज़ भुगतते हैं उनके माँ बाप। तो ये बी पाप एक सिंबल कर लीजिए, बी पाप, बी यानी बेटा बेटी, पी ए पी पाप, इसको आप सिंबल कर लीजिए इस तरह से। अब बी पाप से कौन कौन सा आसन है, तो देखिए डायबिटीज़ मेन पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाज से जो इंसुलिन सीक्रेट्स होता है उसकी गड़बड़ी है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, स्ट्रेस के कारण भी होता है। तो इसमें अब जहाँ जहाँ पेट का थोड़ा दबने का है, तो बी यानी यहाँ पर भुजंगासन जब करते हैं हम तो ऐसे करके उठते हैं, जब तो थोड़ा नीचे का पोर्शन थोड़ा दबता और खिंचाव आता है। पी यानी यहाँ पर है पश्चिमोत्तान आसन करने पर, ए यानी अर्ध मत्स्येंद्रासन करने पर। तो ये आपका बी पी ए पी, तो देखिए आपका अगर सिलेबस में जाइएगा तो बी भुजंगासन, पी पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, और एक पेट दोनों घुटना मोड़ के जब चेहरे के पास लाते हैं, सटाते हैं, यानी पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन। तो ये आसन, अब देखिए एक चीज़ है, किताब कोई भी खोलिएगा, सरस्वती हो, कोई भी हो, किसी पब्लिकेशन का, उसमें जो आसन आपके हैं उसका चित्र आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए, फाइनल पोजीशन का। अब चित्र आपके दिमाग में रहने से क्या क्या फ़ायदा है, आप प्रोसीजर तो आराम से लिख लीजिएगा क्योंकि चित्र दिमाग में है, तो उसके अनुसार मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पश्चिमोत्तानासन ही कहना है, लिखना है, तो आपको अगर मालूम है पश्चिमोत्तानासन में पहले कंफर्टेबली बैठना है, तो फर्स्ट सिट कंफर्टेबली विथ स्ट्रेट लेग्स, तो वो लिखे पहला। नाउ इनहेल एंड रेज योर हैंड, हाथ उठाओ, इनहेल करो, एक्सेल करते हुए आगे जाना है। नाउ एक्सेल एंड ट्राई टू टच द फिट अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल और स्टे फॉर ए वाइल। नाउ अगेन इनहेल, एक्सेल करके वहाँ रुकना है, इनहेल एंड नाउ रिलैक्स। तो ये जो 3-4 पोजीशन है, जैसे आपको मालूम है कि कैसे करना, चित्र अगर आपको याद है तो आप अपने लैंग्वेज में उसका प्रोसीजर लिखे। जरूरी नहीं कि बुक्स में जो लिखा है वो, किसी तड़ासन लिखना है तो फर्स्ट स्टैंड इजी, स्टैंड इरेक्ट। नाउ फोल्ड योर हैंड्स एंड कीप इट ऑन द हेड वाइल इनहेलिंग, गो अप एंड स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड। अब ये मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा हूँ, अपना जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ वो प्रोसीजर हो गया। स्टैंड फॉर ए वाइल देयर, स्टे फॉर ए वाइल देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड नाउ वाइल एक्सहेलिंग रिटर्न बैक। तो आप जो है वो अपने अनुसार लिख सकते हैं। कोई आसन किया हुआ है वो तो और अच्छा लिख सकता है, जो नहीं किया हुआ वो एक बार किताब देखिए, सभी आसन को थोड़ा थोड़ा एक बार देखते जाइए, एक चित्र दिमाग में रखिए। चित्र को भी क्या कीजिए ना, उसको अगर रिलेट कर पाइए कि जो वर्ड आपका है तड़ासन, तो ताड़ का पेड़ लंबा होता है तो हाथ लंबा करने पर लंबे हो जा रहे हैं। पश्चिम उत्तान, पश्चिम यानी कि पूरब और पश्चिम, तो हमारे शरीर का पश्चिम मेरा पिछला भाग, उत्तान यानी उठ जाना, तो जब हम आगे झुकते हैं तो पीछे से उठते हैं ऐसे, तो पश्चिम उत्तान। पाद हस्तासन, पैर को हाथ से छूना, तो सीधा खड़े हुए नीचे छू रहे हैं तो पाद हस्तासन। तो ये आपको जब रिलेट करेंगे किसी भी वर्ड से तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा उसको समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा उसको रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए 2 चीज़ मैंने बता दी आपको यहाँ, ओबेसिटी के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। अब तीसरा आपका अस्थमा है। अस्थमा के बारे में मैं बच्चों को इंटरेस्टिंग वे बताता हूँ कि आप कल्पना करो कि एक एसपी आए हैं, एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी आए हैं आपके ज़िले में, जैसे हम लोग का बोकारो ज़िला है यहाँ पर, तो यहाँ कोलेरी इलाका है, तो सीसीएल एरिया में वो कोल माफिया लोगों को पकड़ने के लिए बहुत घूम रहे हैं चारों ओर, तो चारों ओर घूम रहे हैं, उसी में वो बिजी हैं, एसपी बिजी हैं, एसपी बिजी हैं। सी यानी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर सी कैट वाला सी है, लेकिन सी मतलब हम लोगों ने देखा। तो एसपी बीजी सी 5 तरह के आसन जो आपके सिलेबस में आ गए। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि अस्थमा क्या है, तो सांस के प्रॉब्लम है,
ब्लॉकेज इन एरियल पैसेज, जो एयर पैसेज है उनका जो ब्लॉकेज है आपका, तो जो हमारा विंड पाइप है उसमें अगर ब्लॉकेज आ रहा है, या फिर लंग्स के जो एल्वियली है उसमें अगर ब्लॉकेज आ रहा है, तो आपको अस्थमा होता है। तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए क्या, उसको रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे वो फैले। तो सारे आसन से रिलेटेड है। यहाँ पर एस यानी जब आप सुख आसन में जाते हैं, जब हाथ फैला के बैठते हैं आराम से, तो आपका लंग्स फैलता है। पी यानी पर्वतासन, पर्वतासन में पर्वत जैसा हाथ ऊपर ले जाते हैं, जोड़ते हैं, तो लंग्स फैलता है। तो लंग्स फैलने वाले आसन, तो एस पी सुखासन पर्वतासन। बी यानी भुजंगासन में क्या होता है, लंग्स ऊपर के फैलता है। जी यानी गोमुखासन में क्या होता है, एक हाथ आगे से जाता है, एक हाथ पीछे से जाता है। जब इधर से और इधर से जाता है तो दोनों लंग्स फैलता है गोमुखासन में। एस पी बी जी। और सी यानी चक्रासन, चक्रासन में भी जब हम लोग पीछे की ओर झुकते हैं तो लंग्स पूरा फैला हो रहता है। जब भी हम आगे झुकते हैं तो लंग्स सिकुड़ता है, पीछे झुकते हैं तो लंग्स फैलता है। इसलिए आसन में एक बात हमेशा कॉमन है कि जब भी ऊपर की ओर हाथ उठाते हैं या पीछे की ओर बॉडी करते हैं तो सांस इनहेल करते हैं, क्योंकि लंग्स फैला हुआ, इनहेल में आसानी होती है। और जब भी आगे झुकने वाला कोई भी पोजीशन करते हैं तो एक्सेल करते हैं, क्योंकि ऐसे भी लंग्स दबता है और आसानी होती है सांस छोड़ने में। तो आसन बड़ा साइंटिफिक है, उसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो उसी समय झुकना है, उसी समय सांस छोड़ना है जब झुक रहे हैं या आगे की ओर कुछ कर रहे हैं, तो लंग्स अपने आप वहाँ सिकुड़ा रहता है। और पीछे की ओर कुछ कर रहे हैं या हाथ उठा रहे हैं तो उस समय सांस लेते हैं। पावर योगा भी जो होता है, इसमें जब ऊपर उठता है तो सांस लेते हैं, नीचे आता है हाँ सांस छोड़ते हैं। अभी पूरी दुनिया पावर योगा बहुत चल रहा है, कम समय में ज़्यादा डायनेमिक्स होता है इस तरह। तो ये जो डायनेमिक्स है ये भी पावर योगा के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें भी जैसे हाथ उठाते हैं लंग्स भी फैला, सांस लेने में मदद मिली, हाथ नीचे की सांस छोड़े। तो ये इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो ये अस्थमा का SPBGC, ये अपना दिमाग में रखे रहिएगा। और हाइपरटेंशन, देखिए एक क्वेश्चन मैंने उठाया है कि एक्सप्लेन इनटू बेनिफिट्स ऑफ अर्धमस्तिंद्रासन। उसी मैंने बता दिया कि सारा चैप्टर आपका ये कैसे कैसे आ सकता है और क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आसन का 3 चीज़, प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसको नहीं करना है। अब इसके लिए भी मैं आइडिया आपको बता दे रहा हूँ। बेनिफिट्स में अधिकतर कॉमन बेनिफिट्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, तो सारे आसन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है, तो सारे आसन में ये घुस जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये टिप है मेरा, ये स्पेशल टिप है कि ये कहीं भी डाल दीजिएगा, काम आएगा। लेकिन हाँ, जो चेक करते हैं उनको खुशी तब होती है, ये कॉमन नंबर के लिए। लेकिन आपको स्पेशल नंबर चाहिए तो हर किसी का आपको स्पेशलिटी भी याद रखनी होगी। जैसे कि कौन कौन सा आसन किस में आ रहा है तो उसको भी एक रिलेट कर दीजिए। जैसे आपको ओबेसिटी का याद आ गया कि जब भी हेल्थ बढ़ेगा तो वेट लगेगा, यानी H माने हस्तासन है। तो इसके जो बेनिफिट्स में एक जरूर ये भी लिखिए कि इट रिमूव्स फैट, ये फैट रिमूव करता है, क्योंकि ये फैट से रिलेटेड हो गया, ओबेसिटी रिलेटेड हो गया। उसी तरह जब अस्थमा से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो इट हेल्प्स इन क्योरिंग अस्थमा, वो भी लिख दिए। तो आपका सिलेबस से भी रिलेट हो गया, एक नया टॉपिक जुड़ गया। बाकी जो कॉमन हो तो लिख ही दीजिए, लेकिन एक स्पेशल जरूर लिखिए जो कि आपको एक इम्फेसाइज करे आपके आंसर को कि नहीं ये स्पेशल भी जानते हैं कि इसके लिए क्या है। अब उसके बाद हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए मैं एक बोलता हूँ कल्पना करने के लिए कि कल्पना कीजिए एक ताड़ का पेड़ है, उस ताड़ के पेड़ पे एक भुजंग यानी सांप, भुजंग का मतलब सांप, एक भुजंग वज्र की भांति लेटा, वज्र यानी पत्थर, वज्र की भांति लेटा हुआ है, मानो कि वो कोई शव हो, मानो कि वो कोई शव है। फिर से सुनिए, एक ताड़ के पेड़ पर एक भुजंग यानी सांप वज्र की भांति लेटा हुआ है, मानो कि जैसे लपेटा हुआ अपने आप को वज्र की भांति, मानो कि कोई शव हो, मतलब कि मर गया हो। तभी पवन ने उसे हिलाकर, हवा तेज से आई और पवन ने उसे हिलाकर आधा चक्र बना दिया, आधा चक्र बना दिया। अब यही सारे सिलेबस का आपका आसन है। एक भुजंग, हाइपरटेंशन के बारे में बात करें, हाई बीपी, हाई बीपी जो है सुबह सुबह का ताड़ का अगर पानी पीते हैं हम लोग, उसका जो सुबह सुबह का होता है उससे बीपी भी कंट्रोल होता है, इसलिए उसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि एक ताड़ का पेड़ पे, एक भुजंग जो है ताड़ के पेड़ पे, ताड़ का पेड़ तड़ासन, भुजंग यानी भुजंगासन, वज्र की भांति लेटा यानी वज्रासन, मानो कि कोई शव है तो शवासन। तभी पवन ने उसे हिलाकर यानी पवन मुक्तासन, और आधा चक्र बना दिया यानी अर्ध चक्रासन। अब देखिए इतना ही से आपका सारा सिलेबस का आसन याद हो गया। तो ये सारा ये आपका इससे रिलेटेड, लेकिन हाँ याद रखिएगा जो मैंने कहा, कितना भी आपको मालूम हो लिखना उतना ही है जितना आपको ज़रूरत है लगभग।
तो आप ये देखिएगा कि 2 मार्क्स का हमको लगभग इतना इतना सेंटेंस में लिखना है, उसको याद रखिएगा। 3 का इतना भी लिखना, 4 का इतना में, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो पाए। कभी कभी क्या होता है, शुरू के क्वेश्चन ज़्यादा आदमी लिखने लगता है तो फिर बाद में दिक्कत होती है। ऐसे मैंने बताया था जो मेरा वीडियो है हाउ टू गेट 100% मार्क्स, उसमें मैंने बताया पीछे से लिखिए, 4 मार्क्स को पहले लिखिए, उसमें राइटिंग भी आपकी अच्छी रहती है। 4 को अच्छे से दिमाग लगा के लिखिएगा, तो क्या होगा कि 4 में 4 अगर आने लगा तो वो एक इमेज चेक करने वाला बन जाता है कि जब 4 अच्छा लिखा है तो 3 और 2 भी अच्छा लिखा ही होगा। दूसरा है कि आप लास्ट में जल्दी जल्दी भी लिखेंगे तो कम लिखना है उसमें, तो आप 3-2 वाले को मैनेज कर लीजिएगा आराम से। आप 4 वाले का टाइमिंग मैनेज कर लिए तो 3-2 का टाइम मैनेज हो जाता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनको हम लोगों ने 100 में 100 दिया है या टोटल 100% मार्क्स दिया है, 100 मतलब कि थ्योरी में 100% मार्क्स, उसमें से अधिकतर बच्चों ने पीछे से ही लिखना शुरू किया था। लेकिन हाँ, सीक्वेंस में एकदम लास्ट से शुरू करें और आगे तक आ गए, तो आप उस तरह से इसको अगर कीजिएगा तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, जैसे एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट, तो 2 ही बेनिफिट 2 पॉइंट में लिखिए, 2 पॉइंट लिखिए हेडिंग देके, और उसको था एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दीजिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन का जब जैसे आप पोजीशन देखिएगा तो आप एक पैर दूसरे पर चढ़ा के पीछे की ओर मुड़ते हैं हम लोग। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन किस चीज़ में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है ओबेसिटी में। तो 2 बेनिफिट में आप पहले तो ओबेसिटी लिख लीजिए, दूसरा है फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, तीसरे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। मैंने बेनिफिट बता ही दिया किस तरह से लिखना है आपको। तो दो बोला है तो 2 मेन बेनिफिट लिखिएगा जो कॉमन से थोड़ा अलग हो, ताकि वो मार्क्स देने में ज़्यादा अच्छा रहे। डिफाइन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब देखिए, अब आ गए हम लोग लास्ट चैप्टर में डायरेक्ट, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में। अब इसको थोड़ा सा देखिए कि स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स या ओवरकम रेसिस्टेंस। तो इसको जो है अब इसमें स्ट्रेंथ 2 तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक और डायनेमिक में, यहाँ डायनेमिक में जो 3 तरह का होता है उसमें से एक है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ये मैंने ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा समझाया हुआ है इसको। जो मेरा इससे रिलेटेड, आपके सिलेबस रिलेटेड जो भी चैप्टर्स मैंने पहले बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल देना है। डिफाइन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? तेजी से, धमाका। तो जब तेजी से होता है यानी कि स्ट्रेंथ जब स्पीड से मिलता है, यानी स्पीड और स्ट्रेंथ जब मिलता है तो वो हो जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब उसका एग्जाम्पल क्या है? जहाँ भी स्पोर्ट्स में एक्सप्लोजन है, जैसे शॉट पुट है, आपके पास पावर तो है लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है, तो आप ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाइएगा। जब स्ट्रेंथ और स्पीड का मिक्सचर होता है तब आप ज़्यादा अच्छा कोई भी काम करते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल दिएगा थ्रोइंग इवेंट्स का, शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन, ये सब जो थ्रोइंग इवेंट्स होता है। वो जंपिंग इवेंट्स में जब हम लोग जंप करते हो तो लास्ट का जो एक्सप्लोजन होता है वही आपका जंप, यानी एक्शन और रिएक्शन। तो जितना फास्ट आपका एक्शन होगा उतना अपोजिट रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसको आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल्स में डालिएगा। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का पूछ दिया तो अब देखिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का पूछ सकता है, फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ का पूछ सकता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिफरेंट फेजेज ऑफ रेसलिंग में आता है, डिफरेंट फेजेज ऑफ वेट लिफ्टिंग में आता है। तो आपको ये अगर कंसेप्ट क्लियर है कि सब चीज़ क्या है तो इसका कंसेप्ट क्लियर रखिए। और आपके पास टाइम है, अगर वीडियो अपलोड होने के बाद, वीडियो देखने के बाद अगर कहीं कहीं कन्फ्यूज़न रहा पूरे सिलेबस में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि चैनल में मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि कहाँ कन्फ्यूज़न है, तो उसको मैं ऐसे भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा वीडियो पहले का है वो अगर देख लीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो सारे कंसेप्ट जो है आप इससे रिलेटेड जो भी है, अब स्ट्रेंथ को भी देख लीजिएगा तो स्पीड भी देख लीजिएगा, उसके बाद एंड्योरेंस भी देख लीजिएगा, फ्लैक्सिबिलिटी भी देख लीजिएगा, एक्टिव पैसिव फ्लैक्सिबिलिटी उसका क्या है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, 2 एग्जाम्पल डालिएगा, यहाँ नंबर मिल गया। डिफाइन पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। पर्सनैलिटी क्या है, और जैसे बर्गिस देखिए, बर्गर खाना अच्छी आदत नहीं है, तो यानी कि हैबिट से रिलेटेड है। तो डिफिनीशन को रिलेट करके याद कीजिएगा। बर्गिस यानी बर्गर खाना अच्छी आदत नहीं है, तो हैबिट वाला जो डिफिनीशन है वो उनसे रिलेटेड है। पर्सनैलिटी इज द इंट्रीकेशन ऑफ ऑल हैबिट्स। तो ये थोड़ा सा तुरंत आपको याद हो जाएगा। मोटिवेशन क्या है, तो सेज यानी कि सन्यासी हैं, बहुत अच्छा समझा रहे थे, ऐसे जी सेज ने कहा।
स्ट्राइव टू ड्राइव विथ मोटिवेशन। तो ये आपको क्या ना, रिलेट करने से चीज़ें याद हो जाती हैं। ब्रेन क्या है, रिलेशन में काम करता है। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आता है तो ब्रेन उसको जल्दी नहीं भूलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी भीड़ में किसी भी आदमी से नाम पूछे, वो जो अगर नाम बताया वही नाम आपके अपने भाई का हो या वही नाम आपके पिताजी का हो, आप जल्दी नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो नाम आपसे बहुत रिलेटेड है। तो जिन चीज़ों को जो आप ठीक से जान पाते हैं, ठीक से समझ पाते हैं, उसे रिलेट कर लीजिएगा तो चीज़ें ठीक से याद रहेंगी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ SPD एंड SD, तो पांचों का आप नाम याद रखिएगा। इसको तो मैंने अपने उस चैप्टर्स में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल CWSN वाला जो चैप्टर है, उसमें मैंने इसको बड़ा अच्छे से याद कराया है एक कहानी के माध्यम से पांचों को। तो उसको देख लीजिएगा। ADHD है, SPD है, ASD है, ODD है, OCD है। तो ये इसका सारा का जो है आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, SPD यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है, और ODD यानी ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर है आपके, इसमें क्या पूछा है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये सारा आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फिर मैंने एक कहानी के माध्यम से उसका, देखिए इस पूरे चैप्टर में, ये मैं पूरा चैप्टर एक बार बता दे रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर में आपको जो आपके डिसऑर्डर्स हैं और वो डिसऑर्डर से रिलेटेड उनका सिम्टम्स और उसका कॉज और स्पोर्ट्स से उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ये कंसेप्ट अगर थोड़ा सा बन गया कि कौन सी बीमारी में किस तरह सिम्टम है, क्योंकि सबके कॉजेज एक ही हैं, जेनेटिक फैक्टर्स है, एक्सीडेंट्स है। कॉज अगर पूछा तो समझिए आपको ऐसे ही नंबर देना चाह रहा है। तो कॉज ऐसे ही आपका जो है जेनेटिक फैक्टर्स है, इन्वायरमेंट है, अगर इन्वायरमेंट ख़राब है तो एक्सीडेंटल फैक्टर है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी कि जो पुअर कंडीशंस के लोग हैं उनकी भी अपने आप में बहुत सारी अपने आप बीमारी के कारण बन जाते हैं, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बहुत डिफाइन करता है आपके डिफरेंट डिसऑर्डर्स को, डिसेबिलिटीज़ को। तो ये जो कॉजेज है वो सेम है। आपको जो याद करना है कि इस बीमारी में क्या है, तो उसके लिए मैंने, अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो काफ़ी और लंबा हो जाएगा, तो आप उस चैप्टर में देख लीजिएगा जो मैंने डिसेबिलिटी कहा, उसमें कहानी के माध्यम से मैंने याद कराया है उसको। लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपनिंग इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइज। अब देखिए कोई भी जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स क्या क्या चीज़ है, तो मसल के कंपोजिशन होते हैं। तो मसल कंपोजिशन है, वाइट टिश्यू फाइबर है, रेड टिश्यू फाइबर है। मसल में हमारा मसल, जो भी मसल है उसकी जो भी ताकत है, जो भी शक्ति हो, किन किन चीज़ों डिपेंड करती है। मसल का शेप, मसल का साइज, मसल का जो है टाइप, ये सारा चीज़ उसमें आ जाता है आपका। तो इसको थोड़ा सा, और मसल, फिर स्केलेटल, आपका जो भी सिस्टम आपका है, देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, इसको उससे मैं रिलेट कर देता हूँ। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जिसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी सारा आ जाता है। इसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि स्ट्रेंथ क्या है, स्पीड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वो कितने तरह का होता है, कोऑर्डिनेटिव कितने तरह, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी और मस्कुलर, ये दोनों सिस्टम आपके सिलेबस में, ये दोनों में से कोई एक आने का चांस है, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। What is the meaning of isotonic method and used for the developing which ability? अब देखिए इसको 3 मेथड्स हैं आपके स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। यहाँ तीनों का आइसो का मतलब कांस्टेंट, मैट्रिक मीन्स दूरी, जहाँ दूरी कांस्टेंट रहे, यानी जहाँ कोई विजिबल मूवमेंट नहीं हो, आइसोमेट्रिक। आइसो कांस्टेंट टोनिक, टोन का मतलब होता है कोई भी एक चीज़, सेम चीज़ जैसे होता है ना, वो इसका टोन बहुत अच्छा है, तो सेम चीज़ जब अप डाउन एक जैसा होता है तो आइसोटोनिक हो जाता है। यानी डंबल करना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, जहाँ भी रिदम है, एक जैसा रिदम चल रहा है तो वो आइसोटोनिक हो गया। आइसोकाइनेटिक मतलब जहाँ गति एकदम मेंटेन हो पाए, तो कब हो पाएगा, मशीन से। तो जितने एक्सरसाइजेज मशीन के माध्यम से होते हैं, जैसे उसका ट्रेडमिल उसका एग्जांपल है, जहाँ हम मैनिपुलेट कर सकते हैं स्पीड को, उसी स्पीड में वो घूमेगा, उसी स्पीड में आपको चलना है।
तो ये साइबेक्स वन नाम का सबसे पहले 1960s में जो है जे पेरिने ने एक मशीन बनाया था, जहाँ से कि ये स्टार्ट हुआ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, इसको थोड़ा सा समझिएगा तो आप एग्जाम्पल आराम से दे लीजिएगा इसका। मेंशन एनी 2 सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ADHD, जैसा मैंने कहा कि ये आपके इसमें आएगा। अब ADHD के लिए मैंने कहा था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर एक हेड डायरेक्टर जो कहानी में था। तो अटेंशन डेफिसिट का मतलब ही साफ क्लियर है, जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ, मेरा अटेंशन बहुत स्कैटर्ड है, तो यानी अटेंशन डेफिसिट है। और हाइपर एक्टिव मतलब कि किसी भी चीज़ में एंग्जाइटी है, एंग्सियस है, तो वो सारा चीज़ जो है इसमें आ जाता है। व्हाट इज़ द लेसरेशन एंड हाउ इट कैन मैनेज। अब देखिए जो आपको इंजरी आ रहा है, इंजरी 2 तरह की है, एक्यूट इंजरी, इसका टाइप भी पूछ सकता है, एक्यूट इंजरी और ओवर यूज इंजरी। तो एक्यूट इंजरी जो तुरंत चोट लगी वही आपको बेसिकली पढ़ना, ओवर यूज इंजरी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्ट्रेस फ्रैक्चर और एक्लिस टेंडिस, पैक्टिस टेंडिस, इस तरह की जो इंजरीज़ हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक बॉडी की गलत गतिविधि कारण इंजरी हो जाती है, वो है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है लेसेरेशन। अब देखिए लेसेरेशन इंसिजन में थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई भी ऐसा चीज़ जैसे आपको चोट लगा और कट गया, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा चीज़ था, वो टेढ़ा मेढ़ा चीज़ था, भोथर सा चीज़ था, ब्लंट चीज़ था, और उससे कटा, तो सीधा नहीं कटेगा, मतलब पूरा डीप नहीं कटेगा और सीधा नहीं कटेगा। तो सीधा और डीप कटा तो वो इंसिजन है, जैसे ब्लेड से कट जाना, स्वॉर्ड से कट जाना, वो सीधा कट जाना, वो इंसिजन है। और जब देखिए कभी कभी कोई चीज़ ऐसे कटता तो है, लेकिन वो बहुत सा टेढ़ा मेढ़ा तो ऐसे कट गया, टेढ़ा मेढ़ा कट गया, तो वो लेसेरेशन हो जाता है। और ये खतरनाक है थोड़ा, और इसमें स्टिच करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है व्हाट इज लेसेरेशन, लेसेरेशन मीन्स कट इन आवर बॉडी, फॉलन इन रफ सरफेस और ब्लंट थिंग्स, जैसे पत्थर टेढ़ा मेढ़ा था, जोर से लगा, उससे कट गया, फट गया। कटने से ज़्यादा वो मैंने मसल्स फट जाना, इसमें मैंने चमड़ा फट जाना होता है लेसेरेशन। तो ये इंसिजन याद रखिएगा साथ साथ कि इंसिजन नुकीला चीज़, और जब खुरदुरा चीज़ या ब्लंट चीज़ है उससे अगर हुआ तो वो लेसेरेशन है। व्हाट इज लेसेरेशन एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, ये कैसे मैनेज हो सकता है। तो इसके लिए आपको जनरली कुछ चीज़ें हैं कॉमन। कटना जो भी होगा, चाहे वो एब्रेजन हो, थोड़ा ऊपर से छिल गया, चाहे वो कंट्यूजन भी हल्का ऊपर तक अगर रेसिश आ रहा है तो, या इंसिजन लेसेरेशन है पहले तो, अगर सीवियर नहीं है, हल्का है, तो उसको धोना है। एंटीसेप्टिक कोई भी इस तरह का, कोई भी अगर आपका डिटॉल या कोई भी इस तरह का ये चीज़ है आपके पास, वाटर गर्म, ल्यूक वार्म वाटर लिखा रहता है, हल्का गर्म पानी से जिसमें कि कीटाणु मरा हुआ हो, ऐसे पानी से हल्का सा धो लीजिए पहला, तब उसके बाद उसको रैप कीजिए। लेकिन साथ में ज़रूर नोट में लिखिएगा, इफ़ इट इज़ सीवियर जस्ट कंसल्ट डॉक्टर, उसको अपने से कुछ मत कीजिए, जल्दी से डॉक्टर पास ले जाइए और उसको लाई डाउन करके ले जाइए। हाथ का जो भी या पैर का जो पोर्शन भी इंजर्ड है उसको थोड़ा सा ऊपर रखिए, क्योंकि हार्ट का प्रेशर से ऊपर रखने पर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है। एक आपका अधिकतर आपको जो है इंजरीज से रिलेटेड जब भी आएगा तो आप याद रखिएगा कि आपका जो है वो काम करता है राइस या प्राइस। तो राइस में रेस्ट, आइस और सी यानी कंप्रेशन, यानी एलिवेशन। एलिवेशन मतलब जो हट के लेवल से ऊपर उठा के ले जाइए उसको। तो ये चारों को याद रखिएगा, ठीक है। लिस्ट डाउन एनी 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अगर नीचे आ गया स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड तो मैं और बता दूंगा आगे कि किस तरह से करना है, क्योंकि मैंने अभी जो है प्रिंट करा के लाया और चूंकि सिलेबस मेरे बगल में था तो मुझे लगा सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं, सिलेबस जो है हम लोग जानते हैं सारा, तो इसलिए मैंने इसका आंसर पढ़ा नहीं है। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कि आंसर क्या होगा। आप CBSE में ये भी आंसर है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये आंसर आप जो है देख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वही होगा ये इसमें भी। मेंशन एनी 2 सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ, हाँ, लिस्ट डाउन एनी 2 स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल और CWSN। CWSN के लिए यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए हम कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं एक्टिविटीज़ को। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ तुरंत याद हो जाएगा। CWSN कौन है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको फिजिकल कोई भी या मेंटल डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है। अब ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले क्या है, वी हैव टू मैनिपुलेट रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड।
उनके नीड के अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनिपुलेट करना पड़ता है। अब जैसे अब ब्लाइंड के लिए अगर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बॉल में ही वो लगा लेते हैं और उसका रूल रहता है कि बॉल को नीचे से फेंकना है, बैट भी नीचे टच करके रखते हैं लोग। बॉल में आवाज़ रहता है, घुंघरू जैसा बन जाता है, झन 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 करते हुए जाते हैं, तो उस आवाज़ को सुन के वो बैट चलाता है। बैट चलाता है तो बॉल जिधर जाता है तो जो भी लोग हैं उनको गाइड करने लोग रहते हैं, स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब वो झंझन करते बॉल को पकड़ते हैं और एक आदमी जो आवाज़ करता है उसके पास फेंकते हैं। तो ये सारा कुछ स्ट्रेटजी बनती है उनके अनुसार। तो CWSN के लिए मैनिपुलेट करना है हमारे इंस्ट्रक्शनल स्टडीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि वी हैव टू मॉडिफाई द इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ CWSN, वी हैव टू मॉडिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ CWSN। तो ये दो चार आपको पॉइंट्स, वी हैव टू मैनिपुलेट ऑल द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, जो इंस्ट्रक्शन देना है स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ CWSN, ये सारे इसमें आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का अब B सेक्शन में आ गया। एक खत्म, 9 क्वेश्चन में 9 बता दिया मैंने। लिस्ट डाउन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कई टेक्निक्स है। यहाँ इंट्रिंसिक नहीं बोल रहा है, इंट्रिंसिक तो अपने अंदर से आता है। एक्सट्रिंसिक कहाँ से कर सकते हो, प्राइजेस आप दे सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, आप उसको वीडियोस दिखा सकते हैं, सॉन्ग सुना सकते हैं, वीडियोज, डिफरेंट मूवीज़, सॉन्ग्स जो मोटिवेशनल हो, तो मोटिवेशनल मूवीज़, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल वर्ड्स, प्रेज़ कर सकते हैं उसको मोटिवेटेड रखने के लिए। और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी दे सकते हैं, वाओ वकअप कर सकते हो तुम, तो उनको फेथ दे सकते हैं। तो ये आपके मोटिवेशंस के तरीके हैं। प्राइजेस देना, सर्टिफिकेट्स देना, और अगर कैश प्राइजेस हैं तो और अच्छा है, तो एक मोटिवेशन का काम करता है डायरेक्टली। तो ये टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में ही आएगा। एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अलॉन्ग विथ इट्स सिम्टम। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है, तो देखिए कॉग्निटिव कॉग्निशन से बना, कॉग्निशन यानी किसी चीज़ को पहचानना। तो कॉग्निटिव बेसिकली जब आपको रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत होने लगे और अपनी बात रखने में, मैनिफेस्टेशन में दिक्कत होने लगे, इसी के अंदर डायलेक्सिया भी आता है। तो डायलेक्सिया जब आता है तो आपको रीडिंग और राइटिंग, इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी भी आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आता है और डायलेक्सिया भी आता है। तो ये आप डिसेबिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्या क्या है। तो 2 सेंटेंस काफ़ी है, क्योंकि 3 पॉइंट आपको याद आ गया, 3 नंबर का है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें। क्रिएट ए फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन स्पोर्ट्स इंजरी। अब देखिए एक चार्ट बना लें, तो चार्ट में इधर बना लीजिए एक्यूट इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी, ज्वाइंट इंजरी, 3 तरह का। ज्वाइंट इंजरी में डिसलोकेशन आता है, बोन इंजरी में फ्रैक्चर आता है, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्किन, मसल्स, लिगामेंट्स रिलेटेड आते हैं। स्किन से रिलेटेड जो है आपका एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसेरेशन और इंसीजन, ये चारों, यानी कि कटना, नुकीले चीज़ से कटना, थोड़े से ब्लंट चीज़ से कटना, छिलना और अंदर जम जाना, ब्रूज भी उसके अंदर आ जाता है। जब बॉल से लगा चोट तो अंदर खून बहा, लेकिन वो क्लॉट कर गया अंदर, तो अंदर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो वो जो है आपका हो गया कंट्यूजन, जहाँ की ब्लड फ्लो तो हुआ लेकिन अंदर कैपिलरीज में बाहर नहीं निकला। जहाँ छिल के थोड़ा बाहर आ गया तो वो हो गया एब्रेजन, और इंसीजन, ये चारों हो गया आपका स्किन से रिलेटेड। स्ट्रेन और स्प्रेन, स्ट्रेन जो है वो हो गया आपके मसल्स रिलेटेड, और स्प्रेन जो है वो हो गया लिगामेंट्स रिलेटेड। ठीक है, तो स्ट्रेन स्प्रेन ये याद रखिएगा। उसके बाद फ्रैक्चर में आपको जो आपके सिलेबस में है वो याद रखिएगा। फ्रैक्चर में आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर है, तो जितने फ्रैक्चर से वो याद रखिएगा। आपका जो है एक दूसरे को ओवरलैप करता है, कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर है, फिर ऑब्लिक फ्रैक्चर है। अभी सिलेबस में कुछ फ्रैक्चर्स हटाए हैं, कुछ रखे हैं, मैं देख लेता हूँ आपके सिलेबस में कौन कौन से फ्रैक्चर अभी है एक नज़र में। स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जैसे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर भी आता है किस में, ओवरी इंजरी में। जैसे लगातार किसी जगह स्ट्रेस दिए जा रहे तो वहाँ भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो जाती है उसमें। तो फ्रैक्चर में स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों को होता है, जिसमें कि हड्डी हल्की मुड़ जाती है लेकिन पूरी टूटती नहीं है, तो दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कम्युनिटी से बना कम्युनेटेड, यानी 2 से ज़्यादा जगह टूट जाए तो
ट्रांसफर जब टूट के एक दूसरे में घुस जाता है हड्डी, तो इम्पैक्ट यानी कि जब किसी भी डेलिकेट जो है ऑर्गन के पास टूट के अगर हड्डी जा रही है तो वो इम्पैक्ट उसमें प्रभाव डाल रही है, तो इम्पैक्ट फ्रैक्चर होता है। और कहीं कहीं इसी को जो है डेलिकेट फ्रैक्चर भी कहीं कहीं कहा जाता है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर को। नेक्स्ट आपका हो गया लिस्ट डाउन ने 3 आसन्स यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा। अब देखिए मैंने बताया था ना, हर एक का याद रखिए, अस्थमा का आ गया यहाँ SPBGC वाला, अगर आप तुरंत कर दिए कि SPBGC उसमें तो आपको आसन याद आ जाएगा तुरंत। लिस्ट डाउन इन 3 आसन, कोई भी 3 आसन उसमें चुन लीजिए, लिख दीजिए। और बेनिफिट लिखना, बेनिफिट मैंने बता ही दिया किस तरह से लिखना है, याद रखिएगा, बेनिफिट अलग अलग रखिएगा। और कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा तो आपको देखिएगा जिससे रिलेटेड इंजरी है, जॉइंट पेन का अधिकतर में मना रहता है, जॉइंट जब सीवियर पेन है तो आगे झुकने आसन, सीवियर बैक पेन में सब में मना रहता है। जो भी झुकने वाले आसन है साइड या आगे झुकने वाले, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को मना रहता है, तो प्रेग्नेंट वीमेन को मना है, तो वो आपका कॉमन जो चीज़ें हैं वो एकदम याद रखिएगा, तो उससे आपको आसानी होगी आंसर लिखने में। What are the salient features of fartlek ट्रेनिंग मेथड? अब fartlek ट्रेनिंग मेथड जान लीजिए कि सारे ट्रेनिंग मेथड जो आपके एंड्योरेंस एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए 3 है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और fartlek ट्रेनिंग मेथड। fartlek ट्रेनिंग मेथड स्वीडिश टर्म है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, और fartlek ट्रेनिंग मेथड का है कि नेचर से रिलेटेड रहता है। fartlek ट्रेनिंग मेथड रहता है कि इसमें 140 to 180 जो है इसका आपका हार्ट बीट होना चाहिए। हार्ट बीट याद कर लीजिएगा किस किस ट्रेनिंग में कहाँ से कितना जा रहा है, जैसे एफर्ट, रिकवरी एंड एफर्ट अगेन जो प्रिंसिपल आपका है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, तो एफर्ट के समय कितना हार्ट बीट जाना चाहिए, कितना नीचे जाना चाहिए, ये सारा आपको अगर याद रहेगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो fartlek ट्रेनिंग मेथड में आप लिखिएगा कि ये, और इसका एक और फीचर है कि ये मिक्सचर है कंटिन्यूस का और इंटरवल का, क्योंकि जब इसमें हम जो दौड़ते हैं तो हिली एरियाज में जाते हैं, सैंड में जाते हैं, प्राकृतिक जगहों पर जाते हैं, तो प्रकृति से रिलेटेड भी रहते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि हम कंप्लीट करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ पर हाइट ऊंचा जा रहे हैं, कहीं नीचे जा रहे हैं, तो ऊंचे पे स्लो डाउन हो जाएंगे, नीचे में थोड़ा तेज़ हो जाएंगे या रिलैक्स हो जाएंगे, तो थोड़ा इंटरवल का भी मज़ा आ गया और कंटिन्यू करना है इसलिए कंटिन्यूस का भी मज़ा है। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो 3-4 उसके सैलेंट फीचर्स हैं जो आपको पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। अब हम लोग सेक्शन सी में आ गए। एक्सप्लेन एनी 3 पर्सनालिटी टाइप्स ऑफ बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी याद करने के लिए मैंने 2 मेथड बताए थे, एक तो ओशियन, ओशियन यानी ओपननेस, कॉन्स्टिट्यूशनेस, और OCE यानी एक्सट्रोवर्जन, ए यानी एग्रीएबलनेस, और एन यानी न्यूरोसिटिज्म। तो ये पूरा ओशियन से याद किया। वैसे मैंने इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, उसको याद करने के लिए मैंने सिस्टम बताया था। 1 यानी किंग, एक राजा होता है पूरे जगह पे, 2 यानी कपल, 3 यानी कि 3 मंकी ऑफ गांधी जी, 4 यानी 4 व्हील्स ऑफ कार, और 5 यानी 5 फिंगर्स। इससे मैंने रिलेट करके याद कराया था, तो इसको आप देख लीजिएगा जो मैंने याद कराया था। फिर भी मैं तुरंत बताया। तो राजा क्या होता है, राजा ओपन माइंडेड होता है, वो नई चीज़ों को सीखने में तैयार होता है, तो न्यू लर्निंग, न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट, न्यू एक्सपीरियंस लेना हमेशा चाहता है, तो ये वाला हो गया उनका, ठीक है। सेकंड जो है कपल। कपल तभी एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छा रह सकते हैं जब वो बैलेंस्ड हों, सिस्टमैटिक हों, ऑर्गेनाइज्ड हों, तो ये सारे गुण हैं कपल के, वो गुण हो जाएंगे। एक दूसरे पे फेथफुल हों, तो ये सारा कुछ आ जाता है उसका। तो इसलिए मैंने किया था कि वो रिलेटेड करके याद हो जाएगा। मंकी क्या होता है, वो दूसरे को बहुत देखता है, उसको चिढ़ाएगा तुरंत चिढ़ जाएगा, वो दूसरे का नकल भी करता है, बोले बंदर नकलची होते हैं, दूसरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक्सट्रोवर्सन जो लोग होते हैं वो दूसरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बड़ी टॉकेटिव होते हैं, वो एनर्जी हमेशा आउटसाइड रखते हैं। एग्रीएबलनेस वाले क्या है, 4 चक्का अगर एग्रीएबलनेस नहीं है, अगर 2 मुड़ रहा है 2 नहीं मुड़ रहा है, तो आप ठीक से काम नहीं कर सकते। एग्रीएबलनेस का होता है सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है, वो काफ़ी जो है एक ये हेल्पफुल नेचर के होते हैं, तो ये सब उसके गुण में आ जाएगा। और लास्ट न्यूरोसिटिज्म, ये खराब है। न्यूरोसिटिज्म 5वां फिंगर्स क्या होता है, जब एक उंगली दूसरे की ओर कीजिए 3 उंगली आपकी ओर होती है, तो दूसरे को उंगली नहीं दिखाइए, इसमें सारा निगेटिव चीज़ें आती है, मूडी होते हैं, ये इनका मूड स्विंग होता है, ये तुरंत एंगर में आ जाते हैं,
ये थोड़े से प्राउडी भी होते हैं, इगोइस्ट होते हैं, तो ये सारा कुछ निगेटिव वाला इसमें आ जाता है। तो बिग 5 थ्योरी आप इस तरह से आराम से फिंगर्स के अनुसार, ये सिस्टम के अनुसार कि राजा 1 कपल 2 इससे भी, और ओशियंस उसका नाम, इस तरह से आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन स्पीड। अब स्पीड को डिटरमाइन करने का फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? तो देखिए, अब जब तेज़ दौड़ेंगे तो आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, तो आप नहीं दौड़ सकते हैं। आपका मसल टाइप होना चाहिए, वाइट टिच फाइबर है तो ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे क्योंकि एनर्जी ब्रस्ट होगा, रेड टिच फाइबर है तो लंबा तो दौड़ सकते हैं लेकिन स्पीड नहीं होगा उसमें। आपका जॉइंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैसा है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा नहीं है तो आप तेज़ नहीं दौड़ सकते। न्यूरॉन्स अगर तेज़ी से अगर आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़िएगा तो न्यूरॉन्स जब आपको एक्टिवेट करते हैं मसल्स को, तो सीए जो होता है, कैल्शियम आयन जो है वो ब्लास्ट करता है और आपको एनर्जी देता है। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, आपका बॉडी टाइप, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की, आपका स्ट्रेंथ भी स्पीड डिसाइड। स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आप स्पीड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वहाँ होना चाहिए। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये सबका याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ का क्या क्या है, स्पीड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या क्या है। ये एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक तरह सैंपल में सारा सिलेबस भी कवर हो रहा है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दे रहा है कि किस किस तरह क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जो कि आपको देख लेना है। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन मैथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। अब 4 मार्क्स का है तो इसमें 3-4 मेथड देखिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू डू लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट। लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट करने का फ्लेक्सिबिलिटी है ये। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इसको क्या चाहिए, मेथड डेवलप करने के लिए है, तो सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। धीरे धीरे खींचे छोड़े खींचे। इसमें 2 फिर आता है, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव मतलब कि अपने से किए, पेसिव मतलब कोई और आपका खींच के रोका हुआ है। बैलिस्टिक मेथड थोड़ा जर्क दे के किए, बैलिस्टिक मेथड। और सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड मेथड है PNF मेथड, यानी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन मेथड। ये मेथड बहुत ही पावरफुल है। इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ भी लीजिएगा आप खुद से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता बहुत बार। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मसल्स को थोड़ा दूर, जॉइंट्स को थोड़ा देर ले जाना है, और एंटी एगोनिस्ट मसल, एगोनिस्ट और एंटी एगोनिस्ट मसल, इसके द्वारा आपको अपोजिट प्रेस करना है 10 सेकंड्स। फिर वहाँ स्टे करने के बाद जब स्लो डाउन करें तो और पीछे खींच देंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये थोड़ा सा इसका आप ये मेथड्स जो है, सारे का मेथड्स देख लीजिए, क्योंकि सारे मेथड्स में कोई ना कोई एक मेथड कॉमन आना ही आना आपका है। ये ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स जो मैंने चैप्टर बनाया हुआ है उसका वीडियो, उसमें बहुत अच्छा समझाया है इसको, एक बार वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासन अलॉन्ग विथ कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड ड्रॉ स्टिक डायग्राम। देखिए, मैंने कहा था कि आपका आ सकता है डायग्राम बनाने, तो डायग्राम सारे आसन का आपको आना चाहिए। सिंबॉलिक ही आना चाहिए, लेकिन सिंबॉलिक ज़रूर आना चाहिए। और कॉन्ट्राडिकेशंस आपके क्या हैं, तो कौन नहीं कर सकता, वो मैंने हिंट आपको दे दिया है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन के आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले लाई डाउन, सो जाइए। नाउ होल्ड योर बोथ नीज विथ बोथ योर हैंड्स एंड वाइल एक्सेलिंग जस्ट ट्राई टू टच योर। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका हो गया। ये आपका सिलेबस भी मैंने कंप्लीट कर दिया लगभग। यहाँ सिलेबस भी मैंने पूरा का पूरा एक तरह से दिखा दिया आपको कि क्या आएगा। साइकोलॉजी में आपके पर्सनालिटी, उसका टाइप आएगा, मोटिवेशन उसका टाइप आएगा, इंटेंसिव एक्सटेंशन जो मोटिवेशन है, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। तो एग्रेशन क्या क्या है, तो 3 तरह का बेसिकली एग्रेशन जो है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। हॉस्टाइल एग्रेशन जो है और इंस्ट्रूमेंटल है। तो ये जो एग्रेशन है वो किस तरह से काम करता है, ये पूरे सिलेबस को एक बार देख लीजिए। कहीं कोई कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आए तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल में अगर नहीं खोज पाएंगे उनके लिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर फिर से बता दे रहा हूँ, 7004676846 7004676846। तो इसको नोट डाउन रखिए। आप कोई भी सवाल आपके हों तो पूछिए। और मुझे लगता है सिलेबस छोटा है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं पढ़ें तो फिर नंबर नहीं आएगा। 2-3 दिन है, थोड़ा ठीक से पढ़ लें। मैं आपके साथ आगे भी बना रहूँगा। आप सबको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। धन्यवाद।